तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी विद राहुल नेगी में। तो दोस्तों, हम चल रहे थे लगातार, मैं प्रीवियस ईयर के कुछ बाहर के क्वेश्चन उठा रहा था। इस फ्राइडे को भी मैंने प्रीवियस ईयर का 100 नंबर का पेपर कराया है। ठीक है, तो इसी 100 नंबर के पेपर को मैं 25-25 के सेट में 4 वीडियो में आप लोगों के बीच उपलब्ध करा दूंगा। उम्मीद रहेगी जो भी कि आपका आने वाले एग्जाम में होगा, चाहे पटवारी हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे एसआई हो, चाहे हमारा कनिष्ठ सहायक हो, उनमें से कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए टक्करने के लिए अच्छा मटेरियल लेकर आ रखा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता हो तो एक बार चैनल पे जाके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पुरानी प्रीवियस ईयर की कुछ वीडियो पुरानी देखनी है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस सेट का भी हम श्री गणेश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में पड़ता है। तो रूर जो हमारा कोयला क्षेत्र पड़ता है, यह हमारा कहाँ पे पड़ता है, तो जर्मनी में। जर्मनी का जो रूर कोयला क्षेत्र है वो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या रखना, मैसाबी क्षेत्र यूएसए में पड़ता है। किसके लिए हमारा, तो मैसाबी क्षेत्र हमारा लौह अयस्क के लिए। मैसाबी किसके लिए हमारा, तो लौह अयस्क के लिए। वैसे ही हम इंडिया का देखा तो खेतड़ी, इंडिया का एक खेतड़ी क्षेत्र पड़ता है। किसके लिए पड़ता है, हमारा तांबे के लिए। ठीक है, वैसे फ्रांस में देखना हमारा पेरिस देखना, तो पेरिस वाला सेब हमारा, या तो हम कहते थे शराब के लिए फेमस है, या हम क्या कहते थे कि सुंदर स्त्रियों के लिए। जो कौन सा शहर फेमस है, तो पेरिस शहर पर फेमस है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। पहला बलवंत राय मेहता समिति था, दूसरा अशोक मेहता समिति था, तीसरा हम पे क्या था, LM सिंघवी समिति था, और चौथा PK थुंगन समिति था। तो देखना, सबसे पहले बात आ जाते हैं, बात करेंगे सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी, तो 1957 में। तो पहला सही सुमेलित है, बलवंत राय समिति 1957 में बनती है। इसी समिति के बाद में सिफारिश पे भारत में पंचायती राज लागू किया जाता था। पंचायती राज प्रायोगिक तौर पर शुरू होता है 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ से होता है, तो राजस्थान के नागौर क्षेत्र से। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम हम क्या मुख्यमंत्री रहते हैं, तो राजस्थान के नागौर क्षेत्र से क्या करते, प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज को शुरू करते। इसके साथ साथ आपको देखना था ऑप्शन बी पे देखना, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में अशोक मेहता समिति बनी थी। अशोक मेहता ने क्या कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल पंचायतों में खुले तौर पे क्या कर सकते हैं कि प्रतिभाग कर सकते हैं। चुनाव चिन्ह, जो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देने की क्या कहती सिफारिश किसने की थी, तो अशोक मेहता ने की थी पंचायती राज में। इसके साथ साथ देखना, तो अशोक मेहता कितने स्तर पर थी, अशोक मेहता 2 स्तर पर थी। एक था हमारा क्या, जिला स्तर, और दूसरा हमारा क्या था, मंडल स्तर पे अशोक मेहता। वैसे ही आ गएगा बलवंत राय मेहता की समिति कितने स्तर पे थी, तो ये 3 स्तर पे थी। क्या कहती, ग्राम, जो हमारा आजकल चलता है ग्राम, क्षेत्र और जिला। ठीक है, अगला देखना LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति हमारी कब की है, तो LM सिंघवी समिति हमारी 1986 की है। ठीक है, LM सिंघवी कई, जैसे हम अगर लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत जी हम क्या कहते हैं कि LM सिंघवी समिति ने क्या पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी। लेकिन अगर हम 11वीं की NCERT पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या P थुंगन समिति आता हमारा 1988 का, और थुंगन समिति ने क्या था 89 में सिफारिश क्या की थी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो इस क्वेश्चन को देख लेना एक बार। वैसे तो मैं जाऊँगा तो मैं NCERT के हिसाब से जाऊँगा। अगर मेरे को लगेगा कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस समिति की सिफारिश पे दी गई, तो मैं थुंगन समिति मारूंगा, क्योंकि NCERT में साफ साफ लिखा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखना, तो देखना बलवंत राय मेहता समिति 1957 बिल्कुल सही था, अशोक मेहता समिति 1977 बिल्कुल सही था, LM सिंघवी समिति 1986 बिल्कुल सही था, PK थुंगन समिति 1988। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही मैच कर रहा था। ठीक है, इसके साथ साथ देखना 73वां संविधान संशोधन था हमारा, किससे, पंचायतों से संबंधित था। पंचायती राज से संबंधित कौन सा हमारा 73वां, और 74वां संविधान हमारा किससे था, नगर निकाय से था। ठीक, अगर पंचायतों की बात की जाए, पंचायतों का गठन किस में किया गया, तो आर्टिकल 40 में हमारा पंचायतों के गठन की बात की गई। DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हमारा पंचायतों का गठन की बात की गई। बाकी हमारा 243 आर्टिकल 243 में बताया गया किस प्रकार से पंचायतों का गठन होगा। उसमें बहुत सारे हमारे आर्टिकल होते हैं, थोड़ा वो हमारे ग्रुप सी के पर्पज से वो सारे आर्टिकल हम पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
नई दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया। अभी देखना, हाल ही में हमने 2022 में क्या किया कि नई दिल्ली में एक हमारी पुरानी मस्जिद मंदिर थी, हम उसे क्या कहते हैं, त्रिमूर्ति भवन के नाम से जाना जाता था। अब इसका हमने नया नाम चेंज करके क्या कर दिया, प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से अब इसे जाना जाता। अभी एक चीज़ देखना आपने, हमारा क्या केंद्रीय नया संसद भवन बनना, नया संसद भवन बनना किस प्रोजेक्ट के तहत बनना है, तो ये प्रोजेक्ट हमारा कौन सा चल रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। कभी भी आएगा या इस प्रकार से आ जाएगा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किसके लिए है, तो नए संसद भवन के निर्माण के लिए हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ आपने अभी क्या देखना, अभी आपने 26 जनवरी को देखा था उत्तराखंड की झांकी गई थी, कहाँ पे, राजपथ पे गई थी ना। कौन सी थीम क्या थी हमारी, तो हमारी थीम मानस खंड थी। 26 जनवरी को जो हमारा ये था, तो मानस खंड की थीम पे ये गई थी। अब क्या किया भारत सरकार ने, राजपथ का भी नाम चेंज कर दिया। अब राजपथ का नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया है, कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ के नाम से राजपथ को जाना जाता है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखना, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है। इको मार्क मतलब जो पर्यावरण के हमारे क्या, इको फ्रेंडली, हमने देखा पर्यावरण के जो फ्रेंडली रहता है, मतलब सीधा सीधा पर्यावरण से मित्रता जो हो उसे हम क्या कहते हैं, इको मार्क कहते थे। ठीक है, जैसे इको मार्क कब से दिया जाने लगा, तो 1991 से दिया जाने लगा। एक देखा तो हमारे जो खाद्य चीज़ों की सुरक्षा के लिए हम एक चीज़ और देते हैं, वो कहता है एग मार्क। क्या देते हैं, एग मार्क। अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, एग मार्क एक्ट कब का है, तो भारत में एग मार्क एक्ट कब का है, तो 1937 का हमारा कौन सा एक्ट है, एग मार्क एक्ट है। उसके साथ साथ 1991 में हमारा कौन सा था, 1991 में हमारा एग मार्क था। 1999 में हमारा क्या आ गया, स्वर्ण आभूषणों के लिए हम कौन सा देते हैं, हॉलमार्क। हॉलमार्क एक्ट कब का है, तो 1999 का। ये तीनों एक्ट आपको याद रखना है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा बैसाखी के दिन हुआ था, अप्रैल 1919 में। ठीक है, इसके बाद देखना तो भारत में कई लोगों ने अपनी उपाधियां वापस की थी। इसमें एक नाम आता है सर रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर और नाइटहुड की उपाधियां क्या कर दी थी, वापस कर दी थी। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ याद रखना, केसरे हिंद, केसरे हिंद, केसरे हिंद की उपाधि किसे दी गई, तो केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को दी जाती। गांधी जी भी इसके बाद अपनी उपाधि क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं। ऑप्शन डी दिख रहा आपको, शंकर नायर। शंकर नायर क्या थे कि उस टाइम जो हमारे गवर्नर वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद होती है, वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद से क्या कर देते हैं, हमारा इस्तीफा दे देते हैं। ठीक देते हैं। इसके बाद देखना तो सेमेन का ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक कमेटी बनती है, हंटर कमेटी बनती है। ठीक है, इसमें सारे लगभग अंग्रेजी रहते हैं, 3 भारतीय रहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कांग्रेस देखना तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक कमेटी बैठाती है, उसको क्या कहते हैं, तहकीकात कमेटी बनती है। किसकी अध्यक्षता में, तो मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी बनती है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश परीक्षा के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है, तो इस एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है हमारा, CUET। अगर हमें पहले बात करूं तो पहले इसका नाम CUCET था, CU सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से इसे जाना जाता था, लेकिन अब इसके नाम चेंज करके क्या कर दिया, CUCT। आपने देखा हमारी नई शिक्षा नीति थी, नई शिक्षा नीति में भारत के जितने भी यूनिवर्सिटी थी उनमें एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराया जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, CUCT के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे कौन कराएगा, तो इसे जो कौन कराएगा, इसे कराएगा हमारा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, NTA। आपने सुना हो NTA का गठन 2020 में होता है। NTA में देखना तो NTA इसका एग्जाम कराएगी। NTA इसके साथ साथ देखना, जैसा आपने JEE मेंस देखा, UGC नेट देखा, इनके भी एग्जाम कौन कराता, हमारा NTA कराएगा। वही NTA अब क्या कराएगा, स्नातक प्रवेश परीक्षा के लिए भी एग्जाम कराएगा, जिसे किस नाम से जाना जाएगा, CUET के नाम से जाना जाएगा। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, CUCET के नाम से इसे जाना जाता था। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, केबुल लैमजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील पर अवस्थित है। तो केबुल लैमजाओ हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, ये पड़ता हमारा लोकटक झील के पास पड़ता है। किस में पड़ता है, तो लोकटक झील। अगर आपको देखना डल झील हमारा कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में।
कश्मीर में हमारे कौन से, डल झील। वुलर झील भी हमारे कहाँ पे, J&K में। कलेरू झील हमारा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में हमारी कौन सी झील आती है, कलेरू झील आती है। इसके साथ साथ आपको देखना पुलिकट झील, पुलिकट झील, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हमारा कौन सी पड़ती है, पुलिकट झील। अगर एक आती चिल्का, चिल्का झील, चिल्का कहाँ पे पड़ती है हमारी, तो चिल्का हमारी उड़ीसा में पड़ती है। ऐसे ही आता लोनार झील, लोनार झील, लोनार झील हमारा कहाँ पे पड़ता है, तो लोनार झील हमारा कहाँ, महाराष्ट्र में पड़ता हमारा लोनार झील। ठीक है, इसके साथ साथ अगर एक चीज़ और आती, शांबर झील, शांबर झील कहाँ पे पड़ती है, तो राजस्थान में पड़ती है हमारी शांबर झील। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, या हम कहते हैं सीधा सीधा कैग का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कर देते हैं। कैग क्या करते हैं, भारत में जो भी वित्तीय काम होते हैं उनका ऑडिट करती है, और उस ऑडिट का भी परीक्षण हमारा कौन कराती है, लोक लेखा समिति कराती है। ठीक है, अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि कैग, हमारे कैग का उल्लेख किस में है, तो कैग का उल्लेख आर्टिकल 148 में है। ठीक है, कैग का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कैग एक संवैधानिक पद है। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वर्तमान टाइम पे हमारे कैग कौन है, कैग बोलूँ या वर्तमान टाइम पे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, तो हमारे कौन है, हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। थोड़ा नाम याद रख लीजिएगा कैग का। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनेगा। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहे। ठीक है, इसके साथ साथ आपने देखा यहाँ पे लोक लेखा समिति देखा, लोक लेखा समिति देखना तो कितना, 22 + 7, 22 लोकसभा से और 7 किससे, राज्यसभा से इसमें सदस्य होते हैं। इसके साथ साथ आपने कभी सुना लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो जुड़वा बहन इसके कौन होती है, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन के नाम से जाए। अगर प्राक्कलन समिति में बात करूं तो प्राक्कलन समिति में 30 के 30 मेंबर हमारे कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग कब बनाया जा सकता है। जो भी 2 या 2, जैसे हमारा उत्तराखंड, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड UKPSC और UPPCS, ठीक है, एक साथ बनाया जाए, तो इसका गठन कैसे होगा, तो संबंधित दोनों राज्यों के निवेदन पर कौन बनाएगा, हमारा संसद बनाएगी। ठीक है, अगर आएगा जो हमारा राज्य से रोज लोग, जैसा हमने देखा संघ लोक सेवा आयोग, तो UPPSC तो हमारा कहता है आर्टिकल 315 में मिलता है। ठीक है, अगर ऐसे ही आ गया जो हमारा राज्य लोक सेवा आयोग, तो उल्लेख कहाँ पे मिलता है, आर्टिकल 315 के फर्स्ट में मिलता हमारा क्या, राज्य लोक सेवा आयोग। वैसे ही देखना तो उत्तराखंड में 2001 में राज्य लोक सेवा आयोग बना। अभी उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग थोड़ा चर्चाओं में ज़्यादा है। पटवारी का परीक्षा पेपर लीक होने के बाद यहाँ थोड़ा समस्या आएंगे, अगर कभी भी आएगा। अभी वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है राज्य के, तो हम आता हैं राकेश कुमार और गिरधारी सिंह जी हमारे क्या सचिव हैं। ठीक है, अगर कभी भी आएगा, पहले UPSC के अध्यक्ष देखना तो उत्तराखंड से थे, लेकिन अभी चेंज हो गए। इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष कौन है, हमारे मनोज सोनी। ठीक है, थोड़ा कनेक्ट से भी अपने आप को कनेक्ट करना, क्योंकि अभी देखना थोड़ा नया पेपर बनेगा। थोड़ा आयोग ने 12 फरवरी को हमारा पेपर कन्फर्म हो गया, पटवारी इस दिन होना ही होना। तो आपको क्या करना, देखना आयोग को थोड़ा कम समय मिला पेपर बनाने का, तो एक चीज़ स्मार्ट खेलना, आयोग थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर पेपर का रोल ज़्यादा रखेगा। साथ साथ आपको करंट अफेयर के ज़्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे ही आपको थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा, जितना आप कनेक्ट करोगे उतना आप उभर के आओगे। कहते हैं ना, आपको एक पत्थर फोड़ना तो आप लगातार इस पर हथौड़े से वार करते जाते हैं, जरूरी नहीं कि वो एक ही चोट में फूटेगा, थोड़ा थोड़ा वार करते हुए पत्थर फूटता है, लास्ट में एकदम से पत्थर फूट जाता, जब लास्ट स्थिति पे होती है। आज तक आपने बहुत सारे पेपर दिए, जरूरी नहीं कि आपका पेपर निकला, लेकिन याद रखिएगा ये इस बार लास्ट हथौड़ा मारना और अच्छे से मारना। पिछली बार जो जितना आपने धार देर की है उस सब को इस्तेमाल करके जाना, और इस बार पटवारी लेके जाना। 12 फरवरी को अपना दिन बनाना है, 12 फरवरी अपना दिन बनाना है किसी भी हालत में, और आपको इस चीज़ के लिए बेस्ट विशेष। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। तो देखना, पहला देखना हमारा रामानुजाचार्य है, माधवाचार्य है, निकम्मराचार्य है और वल्लभाचार्य जी है। पहले मैं बात करूँ रामानुजाचार्य। राम हमारे कैसे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे ना, विशिष्ट थे,
राम को क्या कहता है, विशिष्ट थे, मानव भी थे लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम थे, साथ साथ उनमें विशिष्ट गुण थे, इसलिए हम उन्हें क्या मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। अगर नहीं भी आ रहा कभी रामानुजाचार्य, सीधा सीधे याद रखना रामानुजाचार्य हमारा किससे थे, विशिष्ट द्वैतवाद से कौन थे हमारे, तो रामानुजाचार्य थे। अगर माधवाचार्य की बात करूं मैं तो माधवाचार्य हमारे किस संप्रदाय से थे, तो द्वैतवाद से हमारा कौन से थे, तो माधवाचार्य जी थे। ठीक है, ऐसे ही निकम्बराचार्य हमारा किससे था, द्वैतवाद से कौन थे हमारे, निकम्बराचार्य थे। अगर वल्लभाचार्य की बात करूं तो वल्लभाचार्य हमारा शुद्ध द्वैतवाद से थे। अगर बात आती शंकराचार्य हमारे किससे थे, तो अद्वैतवाद से थे। तो देखना, अगर ऑप्शन देखूं मैं तो ऑप्शन देखना, पहला रामानुजाचार्य, पहला का फोर्थ, सीधा एक ही तो ऑप्शन बनना था हम पे, पहला ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता हम पे, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। ओशियनल थर्मल एनर्जी वाला क्षेत्र भारत में जो सबसे ज़्यादा अभी है वो कौन सा, हमारा खंबात की खाड़ी। अगर पड़ेगा खंबात की खाड़ी कहाँ पे है, तो आपने देखा था गुजरात का ये वाला हिस्सा, ये तो हमारा कच्छ का रन हो गया, कच्छ की खाड़ी होगी, और यहाँ पे जो ये वाला क्षेत्र आता है यहाँ पे हमारा कौन सा है, खंबात की खाड़ी है। ठीक है, इसी क्षेत्र में क्या होता है हमारा सबसे ज़्यादा ज्वारीय शक्ति को क्या उत्पादक तटीय ऊर्जा में सबसे ज़्यादा बदला जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मन्नार की खाड़ी आएगी तो हमारा जो ये होता है ना, आपने एक राम का सेतु सुना था आपने, जो हमारा श्रीलंका को जोड़ता है, तो वो कहाँ पे हमारा, यहीं पे हमारा मन्नार की खाड़ी के पास। ठीक है, उत्तरी सरकार कहाँ पड़ता है, इधर हमारा पूर्वी साइड हमारा कहाँ पड़ता, कौरवमंडल तट से ऊपर जस्ट पड़ता हमारा उत्तरी सरकार का तट। फिर बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। तो पर्यावरण के लिए जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो कौन सा, हमारा यूकेलिप्टस का वृक्ष हमारे लिए पर्यावरण के लिए खतरा है। बाकी नीम भी अच्छा होता, बबूल अच्छा होता, केला अच्छा होता है। अगर आती हमारे यूकेलिप्टस का पेड़ पर्यावरण के लिए खतरा क्यों है, तो हम क्या कहते हैं कि यह मिट्टी से जो भी पोषक तत्व होते हैं ना, पोषक तत्व और नमी के भंडार को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम यूकेलिप्टस का पेड़ उगना शुरू हुआ तो उस क्षेत्र में मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी और पानी में नमी के भंडार की कमी होना शुरू हो जाता है। साथ साथ देखना, तो इसीलिए इसे क्या पर्यावरण का खतरा माना जाता है। अगर कभी आएगी यूकेलिप्टस के पेड़, आपने ज़्यादातर कहाँ देखे, अभी वर्ल्ड में लगातार ये फैल रहे हैं यूकेलिप्टस के पेड़, मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया से क्या फैलना शुरू हुए थे। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम पे, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है हमारी क्या, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है डायनेमो, तो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिख रहा है आपको, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हमारा कौन बदलेगा, मोटर बदलती है। ठीक है, या हम देखना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या तो हम डायनेमो कह देते हैं, या हम क्या कहते हैं, जनरेटर, विद्युत जनित भी कहते हैं ना हम इसे, दूसरा नाम क्या कहते हैं इसे, विद्युत जनित। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के किस क्षेत्र में श्योक एवं नुब्रा घाटियां। आपने सुना भारत में कभी भी हम सियाचिन जाते हैं तो नुब्रा घाटी से होकर जाते हैं, तो सियाचिन हमारा कहाँ पड़ता है, तो लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। नुब्रा घाटी से या शोक घाटी से होते हुए हमारी सेना कहाँ पहुँचती है, तो सियाचिन ग्लेशियर में पहुँचती है। ठीक है, कांगड़ा और चंबा क्षेत्र हमारे कहाँ पे पड़ जाते हैं, कांगड़ा और चंबा हमारे कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, अगला बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है पे, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण के परिरक्षण के अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1986 में हमने क्या पर्यावरण संरक्षण एक्ट पारित किया था। इसी को हम क्या कोपरा एक्ट या छाता विधान के रूप में इसे जानते हैं। अगर आएगा वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब का था भारत में, तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण एक्ट था। अगर आएगा वन संरक्षण अधिनियम भारत में कब का था, तो 1980 का क्या हमारा वन संरक्षण अधिनियम है। ठीक है, बढ़िएगा थोड़ा अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा जल्दी में देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया। तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा 2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रहती है, वहाँ पे हमारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार संशोधन 86वें संविधान संशोधन द्वारा पेश किया गया, और 2009 में क्या इसे पारित कर दिया गया, और 1 अप्रैल 2010 से इसे क्या लागू कर दिया गया। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखना, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 ए अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो जो हमारा 89वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए आर्टिकल 338 ए में क्या किया गया, एक आयोग बनाया गया। ठीक है, इसके साथ साथ आपने देखा 102वां संविधान संशोधन, हमने क्या ओबीसी राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए
क्या 338 में एक अलग और बनाया गया, 338 बनाया गया। ठीक है, अगर भारतीय में संविधान संशोधन देख रहा तो आर्टिकल 368 में हमारा क्या संविधान संशोधन है। ठीक है, अभी देखना जो हम पे थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाएगा, एक आएगा हम पे 21वां संविधान संशोधन। हमने सिंधी भाषा को किसमें 8वीं अनुसूची में डाला था। इसके साथ साथ 35वां आएगा तो सिक्किम को हम पहला सह राज्य का दर्जा देते हैं। सिक्किम को किस राज्य का, सह राज्य का 35वें में, और 36 में क्या हम पूर्ण राज्य का दर्जा दे देते किसे, सिक्किम को। इसके साथ साथ 42वें संविधान संशोधन तो आपने देखा जो भी नहीं आता वो मैक्सिमम 42वें संविधान संशोधन द्वारा होता। उसके साथ साथ आपको 52वां संविधान संशोधन लिखता, दल बदल से संबंधित हमारा कौन सा था, हमारा 52वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन क्या करता था, 21 से 18 कर देता, वोटिंग की उम्र कितने कर देता, 21 से 18 कर देता। इसके साथ साथ आपको क्या देखना था, 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज अधिनियम से कौन सा था हमारा 73वां, 74वां हमारा कैसे था, नगर निकाय से था। 86वां हमने देख लिया शिक्षा से था। अगर आएगा 91वां संविधान संशोधन किससे था, तो 91वां मंत्रिपरिषद की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। 92वां आपको देखना BDMS, 8वीं अनुसूची में हमने 4 भाषाएं जोड़ी थी, बोडो, मैथिली, डोगरी और संताली को। ठीक है, फिर थोड़ा इधर भी देख लेना, 100वां संविधान संशोधन हमारा किससे था, तो 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवादित भूमि था इसके था। 101वां संविधान संशोधन हमारा किससे था, तो GST से हमारा 101वां था। 102वां किसका था, तो OBC आयोग से संबंधित हमारा 102वां था। 103वां संविधान संशोधन किससे था, तो EWS से 103वां संविधान संशोधन था। ऐसे ही आएगा 104वां संविधान संशोधन किससे था, तो हमने अभी देखना हमने क्या लोकसभा चुनाव के क्षेत्रों के लिए क्या बढ़ा दिया, जो हमारा परिसीमन था उसे बढ़ा दिया। साथ साथ हमने EWS कह रहा मैं, जो हमारा एंग्लो इंडियन का था उसका पद समाप्त कर दिया 104वें संविधान संशोधन द्वारा। अभी जो हाल ही में लेटेस्ट जुड़ा हमारा तो वो 105वां संविधान संशोधन था। इसमें क्या है, अब राज्य सरकार भी किसी क्षेत्र को क्या कर सकती है, OBC घोषित कर सकती है। किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा। तो अभी हाल ही में 105 संविधान संशोधन भारतीय संविधान में हो चुके हैं। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न गुलाम वंश शासकों का कालक्रमानुसार क्या करना, हमें सही क्रम बताना था। वैसे दिल्ली में देखना तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में सर्वप्रथम किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हम पे किसी पे मिलता नहीं। तो अगला जो राजा आता है इसके बाद इसका क्या दास या दामाद कौन था, इल्तुतमिश राजा बनता। तो देखना हम पे इल्तुतमिश ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन डी भी है। तो बाय ऑप्शन हम चल सकते हैं। तो हमें सीधा पता है 2 ऑप्शन तो डिलीट हो गए हमारे। ठीक है। या मैं कभी कभी एक नाम और आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हमारा आराम शाह भी बैठा था कुछ टाइम पीरियड के लिए, आराम शाह बैठा था। फिर आराम शाह के बाद हमें पता है कौन बैठा था, इल्तुतमिश बैठा था। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद हमने देखा था फखरुद्दीन फिरोज बैठा था। फिर कौन बैठा था, रजिया। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया बैठी थी। रजिया के बाद जो बैठा था वो कौन बैठा था, बहराम शाह। रजिया के बाद बहराम शाह, फिर मसूद शाह, फिर नसरुद्दीन, बलबंत का दामाद था नसरुद्दीन। फिर नसरुद्दीन बैठा था। फिर कौन बैठा था, बलबन बैठा था। तो जो क्रम बन रहा था हमारा वो ऑप्शन डी बनना था। ठीक है, बलबन के बाद कौन बैठा था, बलबन का पुत्र कैकू का बाद बैठता है। और लास्ट कौन बैठा था हमारा, तो कैमूर्स क्या बैठता है, लास्ट राजा बनता है। और 1290 में यहाँ पे क्या गुलाम वंश की क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये था इनका सही क्रम। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखना हम पे क्या कहता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला समाणु जीवाणु क्या होता है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमारा प्रयुक्त होता है वो समाणु जीवाणु हमारा क्या होता है, ई कोलाई के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, फिर बढ़िएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम पे, सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रण करने के लिए नियमों का समूह कहलाता है। जो नियमों का समूह होता है हमारा क्या होता है, हमारा प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, किसी भी जैसे आपने कहीं भी जाना तो वो हमारा क्या होता है, किसी भी नियम, जैसे आपको नियम फॉलो करना है तो आपको क्या कहता है, आप प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। तो प्रोटोकॉल सूचना संचार में भी ऐसा ही है, जो एक नियमों का समूह है वो क्या हमारा प्रोटोकॉल होता है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कैलाश श्रृंखला हिस्सा है। कैलाश श्रृंखला किसका हिस्सा है, तो कैलाश हमारा ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय। यूपीएससी देखना तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा क्या हिमालयन ज्योग्राफी से पूछता है। अभी 2 पेपरों से उसने लगातार MCT, MPT, सच्चर जोन या SSF से क्वेश्चन नहीं पूछा। ठीक है, थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ, कंसेप्ट बता देता हूँ, अगले बार आपको याद रखना है। ठीक है, अगर कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आएगा हम पे
वैसे ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर होता नहीं हमारा, मैं तब भी ट्रांस हिमालय को सबसे ऊपर मान लेता। फिर ट्रांस हिमालय, फिर दूसरे नंबर पर हमारा कौन सा होता है, महान हिमालय, फिर तीसरे पर हमारा मध्य हिमालय, फिर हमारा शिवालिक होता है, शिवालिक, और फिर हमारा क्या आता है, हमारा गंगा के मैदान। ठीक है, अगर कभी भी आएगा ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से कौन अलग करता है, तो वहाँ पे हमारा आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, सच्चर जोन। ठीक है, अगर आएगा महान हिमालय को मध्य हिमालय से कौन करता है, सीधा सीधा MCT। ठीक है, MCT। फिर आएगा मध्य को शिवालिक से कौन अलग करता है, तो हमारा क्या, MBT। ठीक है, ऐसे ही आएगा अगर शिवालिक को गंगा के मैदान से कौन अलग करता है, तो हमारा कौन करता है, HFF, क्या, हिमालयन फ्रंटल फोर्ट, या इसे ही हम क्या कहते हैं, अग्र हिमालयी पादर रेखा। ठीक है, चलिएगा बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया। तो अवध पे कुशासन का आरोप लगा के लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1856 में अवध का क्या कर दिया गया था, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया था। हमारे लिए जो होगा अवध का अंतिम नवाब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अवध का अंतिम नवाब कौन था, हमारा वाजिद अली। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया वाजिद अली, तो वाजिद अली तो वह शख्स था जिसने कालू मेहरा को भड़काया था। कालू मेहरा उत्तराखंड के प्रथम क्रांतिकारी माने जाते हैं। कालू मेहरा 1857 की क्रांति में जिसने भाग लिया था, क्रांतिवीर संगठन बनाया था, वो कौन थे, हमारे कालू मेहरा। उन कालू मेहरा के कान किसने भरे थे, अवध के अंतिम नवाब कौन थे, हमारे वाजिद अली साहब ने ही उनके कान भरे थे। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हम पे सुंदरी और मैंग्रोव के वृक्ष पाए जाते हैं। जो सुंदरी और मैंग्रोव के वृक्ष पाए जाते हैं वो हमारे कहाँ पाए जाते हैं, तो ज्वारिया वनों की विशेषता। ज्वारिया वन देखना हमारे मुख्यतः जो हमारा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का जो जहाँ पर हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, तो इस क्षेत्र में हमारे सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन तो हमने देखा हमारे तटीय क्षेत्रों में, चाहे हम गुजरात जाए, हम तमिलनाडु जाए, उड़ीसा जाए, पश्चिम बंगाल जाए, तो वहाँ पे हमारे मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। ये वृक्ष किस प्रकार के होते हैं, तो ज्वारिया वन होते हैं। ऐसे देखना मानसूनी वनों में कौन से वन पाए जाते हैं, तो जैसे आपने देखा चीड़ पाया जाता है, चीड़ के साथ साथ आपने साल देखा था, साल के साथ साथ सांगवान देखा था। ये किस प्रकार की विशेषता होती है, किस प्रकार के वृक्षों की होती है, तो मानसूनी वनों की होती है। ठीक है, अर्ध शुष्क जैसा आपने राजस्थान वाला क्षेत्र देखा होगा, तो यहाँ किस प्रकार के, एक तो यहाँ पे झाड़ियाँ पाई जाती है, या हम क्या कहते हैं बबूल, आपने सुना बबूल का वृक्ष हुआ, तो ये किस प्रकार के वनों की विशेषता होती है, आर्द्र शुष्क। अब आपको देखना उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसमें देखना आपने एक चीज़ सुना होगा, बांस किस प्रकार का वन है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का बांस है। रबड़ आपने देखा, जैसे हमारे मद्रास क्षेत्र में होता है, रबड़ आपने देखा था। जामुन आपने देखा, जामुन भी किसका है, आम देखा। ठीक है, ये सारे किसके मिलते हैं, हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के हमारे विशेषता मिलती। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया, तो गैबोन को क्या हमारा 2022-23 के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। वैसे हमने देखा यूएनओ के 5 सदस्य क्या होते हैं, अस्थायी, 5 सदस्य स्थायी सदस्य होते हैं, बाकी 10 सदस्य हमारे क्या होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 2022-23 में चुनाव हुआ था, इसमें क्या गैबोन आया था। इससे पहले देखना तो 2022 में भारत का अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल क्या हो गया था, यहाँ पे खत्म हो गया था। अभी देखना हाल ही में कुछ नए जुड़े हैं 2023 से 2025 के लिए, 2023-24 के लिए कुछ अन्य कंट्रियां जुड़ी है जो अस्थायी सदस्य के रूप में अभी चुनी है। 5 कंट्रियां ये, तो अभी 23-24 के लिए जो जुड़ा है हमारा, एक तो हमारा इक्वाडोर जुड़ा है, जापान जुड़ा है, माल्टा जुड़ा है, मोजाम्बिक जुड़ा है और स्विट्जरलैंड जुड़ा है। ठीक है, स्विट्जरलैंड हुआ, मोजाम्बिक हुआ, माल्टा हुआ, ठीक है, जापान और इक्वाडोर, ये 5 देश अभी जुड़े हैं। इससे पहले जिन 5 देशों का कार्यकाल खत्म हुआ, तो इन 5 देशों में कौन कौन से थे, जैसे भारत का खत्म हुआ, आयरलैंड का खत्म, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे का 2022 में इनका क्या हो गया, कार्यकाल समाप्त हो गया। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। भारत का देखना तो हमने देखा था भारत का प्रधान हमारा कहाँ पे, नैनी इलाहाबाद से नीचे गुजरता है। और किन किन जगहों से हमारा ये गुजरता है, तो सबसे पहले हमने देखना था यूपी, उत्तर प्रदेश से गुजरता है। फिर कहाँ से गुजरता है, हमारा MP से गुजरता है। फिर आता नीचे यहाँ पे छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, फिर जाता ओडिशा और फिर हमारा आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्यों से भारत का मानक समय गुजरता है, तो 5 राज्यों से। भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री।
ठीक है। 82.5 डिग्री भारत का मानक समय है, जो कि हमारा GMT से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे मिलता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा पहला पार्ट था आज का। उम्मीद रहेगी 3 पार्ट में आप लोगों के बीच जितने जल्दी हो उतने जल्दी आप लोगों के बीच लेकर आऊँगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो खूब शेयर कीजिएगा, खूब लाइक कीजिएगा। जो भी लोग नए जुड़े हैं तो एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद रहेगी आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।